यह अजान चाह द्वारा दी गई मेडिटेशन पर एक अत्यंत गहरी और डायरेक्ट शिक्षा है। यह उपदेश मूल रूप से 1917 में लंदन में दिया गया था। इस टॉक में अजान चाह विभिन्न मेडिटेशन टेक्निक्स के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वह बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं कि सच्ची प्रैक्टिस का अर्थ माइंड को न तो बहुत ऊंचा रखना है और न ही बहुत नीचा, बल्कि संतुलन के बिंदु पर रखना है। वह पिंजरे में मुर्गे जैसे अपने प्रसिद्ध सिमिलीज का उपयोग करके ये स्पष्ट करते हैं कि कैसे सती और संपजन्य हमारे माइंड की रक्षा करते हैं, जिससे हम बिना विचलित हुए सेंस इंप्रेशंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा अजान चाह हमें याद दिलाते हैं कि मेडिटेशन केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। बिना दान, मेत्ता और सील की मजबूत नींव के हम अपने डिफाइलमेंट्स को दूर नहीं कर सकते और न ही माइंड को शुद्ध कर सकते हैं। अंततः यह शिक्षा हमें सांसारिक हैप्पीनेस के भीतर छिपे दुख को देखने और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए अपनी क्लिंगिंग को लेट गो करने का राइट वे दिखाती है। कृपया इस शिक्षा को एक खुले दिल, एकाग्र अटेंशन और शांत माइंड के साथ पढ़ें। मेडिटेशन। यहाँ इकट्ठे हुए अच्छाई के चाहने वालों, कृपया शांति से सुनें। शांति से धम्म सुनने का अर्थ है एक एकाग्र माइंड के साथ सुनना। जो आप सुनते हैं उस पर अटेंशन देना और फिर लेटिंग गो करना। धम्म सुनना बहुत लाभकारी है। धम्म सुनते समय हमें अपने शरीर और माइंड दोनों को दृढ़ता से समाधि में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की धम्म प्रैक्टिस है। भगवान बुद्ध के समय में लोग ध्यान से धम्म के उपदेश सुनते थे, एक ऐसे माइंड के साथ जो असली समझ प्राप्त करना चाहता था, और कुछ ने तो सुनते समय ही धम्म का रियलाइजेशन कर लिया। यह स्थान मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ कुछ रातें रुकने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाहरी लेवल पर यह पहले से ही शांतिपूर्ण है, बस आंतरिक लेवल, आपके दिल और माइंड्स बचे हैं। इसलिए मैं आप सभी से प्रयास करने और अटेंशन देने के लिए कहता हूँ। आप यहाँ मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके दिल और माइंड्स वह नहीं समझते जो समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप सच में नहीं जानते कि चीजें कैसी हैं या क्या क्या है। आप नहीं जानते कि क्या गलत है और क्या सही है। वह क्या है जो आपके लिए दुख लाता है और आपको संदेह पैदा करता है। तो सबसे पहले आपको खुद को शांत करना होगा। आपके यहाँ शांति और रिस्ट्रेंट विकसित करने आने का कारण यह है कि आपके दिल और माइंड्स शांत नहीं हैं। आपके माइंड्स शांत नहीं हैं, रिस्ट्रेंड नहीं हैं। वे संदेह और बेचैनी से भटक जाते हैं। यही कारण है कि आप आज यहाँ आए हैं और अब धम्म सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कॉन्सेंट्रेट करें और जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनें, और मैं खुलकर बोलने की अनुमति मांगता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। कृपया समझें कि भले ही मैं थोड़े कठोर तरीके से बोलूं, मैं ऐसा भलाई की भावना से कर रहा हूं। अगर मेरी कोई बात आपको परेशान करती है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि थाईलैंड और पश्चिम के रीति रिवाज समान नहीं हैं। दरअसल थोड़ा कठोर बोलना अच्छा हो सकता है, क्योंकि यह उन लोगों को जगाने में मदद करता है जो अन्यथा नींद में या सुस्त हो सकते हैं, और धम्म सुनने के लिए खुद को जगाने के बजाय खुद को आत्मसंतुष्टि में बहने देते हैं और परिणाम स्वरूप कभी कुछ नहीं समझते। हालांकि ऐसा लग सकता है कि प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, वास्तव में केवल एक ही है। फलों के पेड़ों की तरह कलम लगाकर जल्दी फल प्राप्त करना संभव है, लेकिन पेड़ लचीला या लंबे समय तक चलने वाला नहीं होगा। दूसरा तरीका बीज से ही पेड़ उगाने का है, जो एक मजबूत और लचीला पेड़ पैदा करता है। प्रैक्टिस भी वैसी ही है। जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस शुरू की, तो मुझे इसे समझने में प्रॉब्लम्स हुई। जब तक मैं नहीं जानता था कि क्या क्या है, बैठकर मेडिटेशन करना एक बहुत बड़ा काम था। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे आंसू भी आ जाते थे। कभी कभी मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता, कभी पर्याप्त ऊंचा नहीं होता। मुझे कभी संतुलन का बिंदु नहीं मिलता था। एक ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करना जो शांतिपूर्ण हो, उसका अर्थ है माइंड को न तो बहुत ऊंचा रखना और न ही बहुत नीचा,
बल्कि संतुलन के बिंदु पर रखना। मैं देख सकता हूं कि यह आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। विभिन्न स्थानों से आना और विभिन्न शिक्षकों के साथ विभिन्न तरीकों से प्रैक्टिस करना। यहाँ प्रैक्टिस करने आने पर आप निश्चित रूप से सभी प्रकार के संदेहों से घिरे होंगे। एक शिक्षक कहता है कि आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरा कहता है कि आपको दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप सोचते हैं कि किस तरीके का उपयोग किया जाए, प्रैक्टिस के सार के बारे में अनश्योर होकर। इसका परिणाम कंफ्यूजन है। इतने सारे शिक्षक और इतनी सारी शिक्षाएं हैं कि कोई नहीं जानता कि अपनी प्रैक्टिस में सामंजस्य कैसे लाया जाए। परिणाम स्वरूप बहुत संदेह और अनिश्चितता है। इसलिए आपको बहुत अधिक न सोचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं तो अवेयरनेस के साथ ऐसा करें, लेकिन अब तक आपकी सोच बिना किसी अवेयरनेस के की गई है। सबसे पहले आपको अपने माइंड को शांत करना होगा। जहां जानना है वहां सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर अवेयरनेस उत्पन्न होगी और यह बदले में पन्या बन जाएगी। लेकिन साधारण प्रकार की सोच विजडम नहीं है। यह केवल माइंड का बिना उद्देश्य और बिना अवेयरनेस के भटकना है, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से बेचैनी होती है। यह विजडम नहीं है। इस लेवल पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने घर पर पहले ही बहुत सोच विचार कर लिया है ना? यह बस दिल को विचलित कर देता है। आपको कुछ अवेयरनेस स्थापित करनी चाहिए। बहुत अधिक सोचना आपको रुला भी सकता है। बस इसे आजमा कर देखें। किसी सोच में खो जाना आपको सच की ओर नहीं ले जाएगा। ये विजडम नहीं है। भगवान बुद्ध एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने सोचना बंद करना सीख लिया था। उसी तरह आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सोचना बंद कर सकें और इस तरह शांति तक पहुंच सकें। यदि आप पहले से ही शांत हैं तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर विजडम उत्पन्न होगी। मेडिटेट करने के लिए आपको यह तय करने से ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि अभी माइंड को प्रशिक्षित करने का समय है और कुछ नहीं। माइंड को बाएं या दाएं, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे न भागने दें। अभी हमारा एकमात्र कर्तव्य सांस की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। अपना अटेंशन सिर पर लगाएं और इसे शरीर से होते हुए पैरों के सिरों तक नीचे ले जाएं और फिर वापस सिर की चोटी तक ले आएं। शरीर के माध्यम से अपनी अवेयरनेस को नीचे ले जाएं, विजडम के साथ ऑब्जर्व करते हुए। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शरीर के वास्तविक स्वरूप की प्रारंभिक समझ प्राप्त कर सकें। फिर मेडिटेशन शुरू करें, यह ध्यान रखते हुए कि इस समय आपका एकमात्र कर्तव्य सांस के अंदर आने और बाहर जाने को ऑब्जर्व करना है। सांस को नॉर्मल से अधिक लंबी या छोटी करने के लिए दबाव न डालें, बस इसे आसानी से चलने दें। सांस पर कोई दबाव न डालें, बल्कि इसे समान रूप से बहने दें। प्रत्येक अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस के साथ लेटिंग गो करें। आपको समझना चाहिए कि आप ऐसा करते हुए लेटिंग गो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको इस अवेयरनेस को बनाए रखना चाहिए। सांस को आराम से अंदर आने और बाहर जाने देना चाहिए। सांस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे आसानी से और नेचुरली बहने दें। यह संकल्प बनाए रखें कि इस समय आपके पास कोई अन्य कर्तव्य या जिम्मेदारियां नहीं हैं। समय समय पर यह विचार आ सकते हैं कि क्या होगा, मेडिटेशन के दौरान आप क्या जानेंगे या देखेंगे, लेकिन एक बार जब वे उत्पन्न हो जाएं, तो बस उन्हें अपने आप समाप्त होने दें। उनके बारे में अत्यधिक चिंतित न हों। मेडिटेशन के दौरान सेंस इंप्रेशंस पर अटेंशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी माइंड इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित होता है, जहां भी माइंड में कोई फीलिंग या सनसनी होती है, बस उसे लेट गो कर दें। वे संवेदनाएं अच्छी हैं या बुरी, या महत्वहीन हैं, उन संवेदनाओं से कुछ भी बनाना आवश्यक नहीं है। बस उन्हें गुजर जाने दें और अपना अटेंशन सांस पर वापस लाएं। सांस के अंदर आने और बाहर जाने की अवेयरनेस बनाए रखें। सांस के बहुत लंबी या बहुत छोटी होने पर दुख पैदा ना करें। बस किसी भी तरह से इसे कंट्रोल या दबाने की कोशिश किए बिना इसे ऑब्जर्व करें। दूसरे शब्दों में, अटैच न हों। सांस को वैसे ही चलने दें जैसी वह है और माइंड शांत हो जाएगा। जैसे जैसे आप जारी रखेंगे,
माइंड धीरे धीरे चीजों को रख देगा और शांत हो जाएगा। सांस हल्की और हल्की होती जाएगी जब तक कि यह इतनी हल्की न हो जाए कि लगे कि यह बिल्कुल भी नहीं है। शरीर और माइंड दोनों हल्का और ऊर्जित फील करेंगे। जो कुछ बचेगा वह एक एकाग्र ज्ञान होगा। आप कह सकते हैं कि माइंड बदल गया है और शांति की स्टेट में पहुंच गया है। यदि माइंड अशांत है तो माइंडफुलनेस स्थापित करें और गहरी सांस लें जब तक कि कोई हवा जमा करने के लिए स्पेस न बचे। फिर इसे पूरी तरह से छोड़ दें जब तक कि कुछ भी न बचे। इसके बाद एक और गहरी सांस लें जब तक कि आप भर न जाएं, फिर हवा को फिर से छोड़ दें। ऐसा 2 या 3 बार करें, फिर कंसंट्रेशन को फिर से स्थापित करें। माइंड शांत होना चाहिए। यदि कोई और सेंस इंप्रेशंस माइंड में बेचैनी पैदा करते हैं, तो हर अवसर पर इस प्रक्रिया को दोहराएं। चलने वाले मेडिटेशन के साथ भी ऐसा ही है। यदि चलते समय माइंड अशांत हो जाता है, तो स्थिर रुकें, माइंड को शांत करें। मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट के साथ अवेयरनेस को फिर से स्थापित करें और फिर चलना जारी रखें। बैठकर और चलकर किया जाने वाला मेडिटेशन मूल रूप से समान है, केवल उपयोग किए जाने वाले शारीरिक पोस्चर्स के संदर्भ में भिन्न हैं। कभी कभी संदेह हो सकता है, इसलिए आपके पास सती होना चाहिए। वन हु नोस बनने के लिए अशांत माइंड का लगातार पालन और परीक्षण करने के लिए, चाहे वह कोई भी फॉर्म ले, यह सती का होना है। सती माइंड की निगरानी और देखभाल करता है। आपको इस जानने को बनाए रखना चाहिए और लापरवाह नहीं होना चाहिए या भटकना नहीं चाहिए, चाहे माइंड कोई भी स्थिति ले। तरकीब यह है कि सती माइंड को कंट्रोल करे और उसकी निगरानी करे। एक बार जब माइंड सती के साथ यूनिफाइड हो जाता है, तो एक नए प्रकार की अवेयरनेस उभरेगी। जिस माइंड ने शांति विकसित कर ली है, वह उस शांति द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है, बिल्कुल एक पिंजरे में रखे गए मुर्गे की तरह। मुर्गा बाहर भटकने में असमर्थ होता है, लेकिन वह अभी भी पिंजरे के अंदर घूम सकता है। इसका इधर उधर चलना इसे परेशानी में नहीं डालता, क्योंकि यह पिंजरे द्वारा रिस्ट्रेन्ड है। उसी तरह वह अवेयरनेस जो तब होती है जब माइंड में सती होता है और शांत होता है, कोई परेशानी पैदा नहीं करती। शांत माइंड के भीतर होने वाली कोई भी सोच या संवेदनाएं नुकसान या व्यवधान पैदा नहीं करती हैं। कुछ लोग किसी भी विचार या भावनाओं का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत दूर जाना है। शांति की स्टेट के भीतर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। माइंड बिना विचलित हुए एक ही समय में भावनाओं और शांति दोनों का एक्सपीरियंस कर रहा है। जब इस तरह की शांति होती है, तो कोई हानिकारक परिणाम नहीं होते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब मुर्गा पिंजरे में से बाहर निकल जाता है। उदाहरण के लिए, आप सांस को अंदर आते और बाहर जाते देख रहे होंगे और फिर खुद को भूल जाएंगे। माइंड को सांस से दूर, घर वापस, दुकानों पर या कई अलग अलग स्थानों पर भटकने देंगे। शायद आधा घंटा भी बीत जाए, इससे पहले कि आपको अचानक एहसास हो कि आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी थी और आप सती की कमी के लिए खुद को फटकारें। यहां आपको वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मुर्गा पिंजरे से बाहर निकलता है। माइंड शांति के अपने बेस को छोड़ देता है। आपको सती के साथ अवेयरनेस बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए और माइंड को वापस खींचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं माइंड को वापस खींचने शब्दों का उपयोग करता हूं, वास्तव में माइंड कहीं नहीं जाता है, केवल अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट बदल गया है। आपको माइंड को यहीं और अभी रहने देना चाहिए। जब तक सती है, तब तक माइंड की उपस्थिति रहेगी। ऐसा लगता है कि आप माइंड को वापस खींच रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह कहीं नहीं गया है, यह बस थोड़ा बदल गया है। ऐसा लगता है कि माइंड इधर उधर जाता है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन ठीक एक ही स्थान पर होता है। जब सती वापस आ जाता है, तो पलक झपकते ही आप माइंड के साथ वापस आ जाते हैं, बिना इसे कहीं से लाए। जब पूर्ण ज्ञान होता है, हर पल एक निरंतर और अटूट अवेयरनेस, तो इसे माइंड की उपस्थिति कहा जाता है। यदि आपका अटेंशन सांस से अन्य स्थानों पर भटक जाता है, तो जानना टूट जाता है। जब भी सांस की अवेयरनेस होती है, तो माइंड वहीं होता है। केवल सांस और इस समान और निरंतर अवेयरनेस के साथ आपके पास माइंड की उपस्थिति होती है। सती और संपजन दोनों होने चाहिए।
सती स्मृति है और संपजन सेल्फ अवेयरनेस है। अभी आप सांस के प्रति क्लियरली अवेयर हैं। सांस को देखने का यह अभ्यास सती और संपजन्य को एक साथ विकसित करने में मदद करता है। वे काम साझा करते हैं। सती और संपजन्य दोनों का होना लकड़ी के भारी तख्ते को उठाने के लिए दो मजदूरों के होने जैसा है। मान लीजिए कि दो लोग कुछ भारी तख्तों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजन इतना अधिक है, उन्हें इतना जोर लगाना पड़ता है कि यह लगभग असहनीय है। फिर सद्भावना से भरा एक अन्य व्यक्ति उन्हें देखता है और मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसी तरह जब सती और संपजन्य होते हैं, तो मदद के लिए उसी स्थान पर पन्या उत्पन्न होगी। फिर वे तीनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। पन्या के साथ सेंस ऑब्जेक्ट्स की समझ होगी। उदाहरण के लिए मेडिटेशन के दौरान सेंस ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस होता है, जो भावनाओं और मनोदशाओं को जन्म देते हैं। आप किसी दोस्त के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर पन्या को तुरंत इसका मुकाबला करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुको या इसे भूल जाओ। या यदि कल आप कहाँ जाएंगे इस बारे में विचार आते हैं, तो प्रतिक्रिया होगी, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं खुद को ऐसी चीजों से परेशान नहीं करना चाहता। हो सकता है कि आप अन्य लोगों के बारे में सोचने लगें, तो आपको सोचना चाहिए, नहीं, मैं शामिल नहीं होना चाहता। बस लेट गो कर दो। या ये सब अनिश्चित है और कभी भी श्योर बात नहीं है। इस तरह से आपको मेडिटेशन में चीजों से निपटना चाहिए। उन्हें श्योर नहीं के रूप में पहचानना चाहिए और इस प्रकार की अवेयरनेस बनाए रखनी चाहिए। आपको सभी सोच विचार, आंतरिक संवाद और संदेह को छोड़ देना चाहिए। मेडिटेशन के दौरान इन चीजों में मत फंस जाइए। अंत में माइंड में अपने सबसे शुद्ध फॉर्म में केवल सती, संपजन और पन्ना ही बचेंगे। जब भी ये चीजें कमजोर होती हैं, तो संदेह उत्पन्न होंगे, लेकिन उन संदेहों को तुरंत छोड़ने का प्रयास करें और केवल सती, संपजन और पन्या को ही रहने दें। सती को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करें जब तक कि इसे हर समय बनाए न रखा जा सके। फिर आप सती, संपजन और समाधि को पूरी तरह से समझ जाएंगे। इस बिंदु पर अटेंशन केंद्रित करने पर आप सती, संपजन, समाधि और पन्या को एक साथ देखेंगे। चाहे आप बाहरी सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति आकर्षित हों या उनसे दूर भागें, आप खुद को बता पाएंगे, ये श्योर नहीं है। किसी भी तरह से वे केवल बाधाएं हैं, जिन्हें तब तक साफ किया जाना चाहिए जब तक कि माइंड साफ ना हो जाए। जो कुछ भी बचना चाहिए वह है सती, स्मृति, संपजन, क्लियर अवेयरनेस, समाधि, दृढ़ और स्थिर माइंड, और पन्या या पूर्ण विजडम। अभी के लिए मैं मेडिटेशन के विषय पर बस इतना ही कहूंगा। अब मेडिटेशन प्रैक्टिस के उपकरणों या सहायता के बारे में आपके दिल में मेत्ता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उदारता, दया और सहयोग के गुण। इन्हें मेंटल पवित्रता की नींव के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, देने के माध्यम से लोभ या स्वार्थ को दूर करना शुरू करें। जब लोग स्वार्थी होते हैं, तो वे खुश नहीं होते हैं। स्वार्थ असंतोष के सेंस की ओर ले जाता है, और फिर भी लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, बिना यह महसूस किए कि यह उन्हें कैसे प्रभावित करता है। आप किसी भी समय इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विशेष रूप से जब आप भूखे हों। मान लीजिए कि आपको कुछ सेब मिलते हैं और आपके पास उन्हें किसी दोस्त के साथ साझा करने का अवसर है। आप कुछ देर के लिए इस पर विचार करते हैं और श्योर, देने का इरादा ठीक है, लेकिन आप छोटा वाला देना चाहते हैं, बड़ा वाला देना। खैर, कितने अफसोस की बात होगी। सीधा सोचना मुश्किल है। आप उनसे कहते हैं कि आगे बढ़ें और एक ले लें, लेकिन फिर आप कहते हैं, यह वाला लो, और उन्हें छोटा सेब दे देते हैं। यह स्वार्थ का एक फॉर्म है जिस पर लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या आप कभी ऐसे रहे हैं? देने के लिए आपको वास्तव में अपने स्वभाव के खिलाफ जाना होगा। भले ही आप वास्तव में केवल छोटा सेब ही देना चाहते हों, आपको बड़ा सेब देने के लिए खुद को मजबूर करना चाहिए। निश्चित रूप से एक बार जब आप इसे अपने दोस्त को दे देते हैं, तो आप अंदर से अच्छा फील करते हैं। इस तरह से स्वभाव के खिलाफ जाकर
माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको जानना चाहिए कि कैसे देना है और कैसे छोड़ना है। स्वार्थ को चिपकने नहीं देना है। एक बार जब आप देना सीख जाते हैं, यदि आप अभी भी झिझक रहे हैं कि कौन सा फल देना है, तो विचार विमर्श करते समय आप परेशान होंगे। और भले ही आप बड़ा वाला दें, फिर भी अनिच्छा का सेंस होगा। लेकिन जैसे ही आप दृढ़ता से बड़ा वाला देने का निर्णय लेते हैं, मामला खत्म हो जाता है। यह राइट वे में स्वभाव के खिलाफ जाना है। ऐसा करके आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद के शिकार होंगे और स्वार्थी बने रहेंगे। हम सभी अतीत में स्वार्थी रहे हैं। यह एक डिफाइलमेंट है जिसे काटने की आवश्यकता है। पाली शास्त्रों में देने को दान कहा जाता है, जिसका अर्थ है दूसरों के लिए हैप्पीनेस लाना। यह उन स्थितियों में से एक है जो माइंड को डिफाइलमेंट से साफ करने में मदद करती है। इस पर विचार करें और इसे अपनी प्रैक्टिस में विकसित करें। आप सोच सकते हैं कि इस तरह प्रैक्टिस करने में खुद को प्रताड़ित करना शामिल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में यह तृष्णा और डिफाइलमेंट्स को प्रताड़ित करना है। यदि आपके भीतर डिफाइलमेंट्स उत्पन्न होते हैं, तो आपको उन्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। डिफाइलमेंट्स एक आवारा बिल्ली की तरह हैं। यदि आप इसे जितना चाहें उतना भोजन देते हैं, तो यह हमेशा अधिक भोजन की तलाश में आएगी। लेकिन यदि आप इसे भोजन देना बंद कर देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद यह आना बंद कर देगी। डिफाइलमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। वे आपको परेशान करने के लिए नहीं आएंगे, वे आपके माइंड को शांति से छोड़ देंगे। इसलिए डिफाइलमेंट्स से डरने के बजाय डिफाइलमेंट्स को खुद से डराएं। डिफाइलमेंट्स को खुद से डराने के लिए आपको अपने माइंड्स के भीतर धम्म को देखना चाहिए। धम्म कहाँ उत्पन्न होता है? यह हमारे इस तरह से जानने और समझने से उत्पन्न होता है। हर कोई धम्म को जानने और समझने में सक्षम है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे किताबों में खोजना है। इसे देखने के लिए आपको बहुत अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी विचार करें और आप देख सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हर कोई इसे देख सकता है क्योंकि यह ठीक हमारे दिलों के भीतर मौजूद है। हर किसी के पास डिफाइलमेंट्स हैं, है ना? यदि आप उन्हें देख पाते हैं तो आप समझ सकते हैं। अतीत में आपने अपने डिफाइलमेंट्स की देखभाल की है और उन्हें लाड प्यार किया है। लेकिन अब आपको अपने डिफाइलमेंट्स को जानना चाहिए और उन्हें आने और आपको परेशान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रैक्टिस का अगला तत्व नैतिक रिस्ट्रेंट सील है। सील प्रैक्टिस की उसी तरह निगरानी और पोषण करता है जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। नैतिक रिस्ट्रेंट बनाए रखने का अर्थ न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना है, बल्कि उनकी मदद और उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। कम से कम आपको 5 शील बनाए रखने चाहिए, जो हैं न केवल मारना या जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना फैलाना, ईमानदार होना, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचना, दूसरे शब्दों में चोरी न करना, यौन संबंधों में संयम जानना। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी पर आधारित पारिवारिक संरचना मौजूद है। जानिए कि आपका पति या पत्नी कौन है, संयम जानिए, यौन गतिविधि की उचित सीमाएं जानिए। कुछ लोग सीमाएं नहीं जानते हैं। एक पति या पत्नी पर्याप्त नहीं है, उन्हें दूसरा या तीसरा चाहिए। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आप एक साथी का भी पूरी तरह से उपभोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2 या 3 का होना केवल सीधा इंडल्जेंस है। आपको माइंड को साफ करने और उसे संयम जानने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। संयम जानना सच्ची पवित्रता है। इसके बिना आपके व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। स्वादिष्ट भोजन खाते समय इसके स्वाद पर बहुत अधिक ध्यान न दें। अपने पेट के बारे में सोचें और विचार करें कि इसकी आवश्यकताओं के लिए कितना उपयुक्त है। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपको परेशानी होती है। इसलिए आपको संयम जानना चाहिए। संयम सबसे अच्छा तरीका है। केवल एक साथी पर्याप्त है, 2 या 3 एक इंडल्जेंस है और केवल प्रॉब्लम्स का कारण बनेगा। स्पीच में ईमानदार होना, यह भी डिफाइलमेंट्स को मिटाने का एक उपकरण है। आपको ईमानदार और सीधा
सच्चा और नेक होना चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। आपको रिस्ट्रेंट जानना चाहिए और अधिमानतः इन चीजों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। लोग पहले से ही अपने परिवारों, रिश्तेदारों और दोस्तों, भौतिक संपत्ति, धन और बाकी सभी चीजों के साथ पर्याप्त नशे में हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करके चीजों को बदतर बनाए बिना यह पहले से ही काफी है। ये चीजें बस माइंड में अंधेरा पैदा करती हैं। जो लोग अधिक मात्रा में लेते हैं, उन्हें धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए और अंततः इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। शायद मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरा इस तरह बोलना आपके लाभ की चिंता के कारण है, ताकि आप समझ सकें कि क्या अच्छा है। आपको जानने की आवश्यकता है कि क्या क्या है। वे कौन सी चीजें हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपको सता रही हैं। वे कौन से कार्य हैं जो इस उत्पीड़न का कारण बनते हैं। अच्छे कार्य अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कार्य बुरे परिणाम लाते हैं। ये कारण है। एक बार जब नैतिक रिस्ट्रेंट शुद्ध हो जाता है, तो दूसरों के प्रति ईमानदारी और दया का सेंस होगा। इससे चिंता और पछतावे से मुक्ति और संतुष्टि आएगी। आक्रामक और आहत करने वाले व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला पछतावा नहीं होगा। यह हैप्पीनेस का एक फॉर्म है। यह लगभग एक स्वर्गीय स्टेट की तरह है। वहां आराम है। आप नैतिक रिस्ट्रेंट से उत्पन्न होने वाली हैप्पीनेस के साथ आराम से खाते और सोते हैं। यह परिणाम है। नैतिक रिस्ट्रेंट बनाए रखना कारण है। यह धम्म प्रैक्टिस का एक सिद्धांत है। बुरे कार्यों से बचना ताकि अच्छाई उत्पन्न हो सके। यदि नैतिक रिस्ट्रेंट को इस तरह से बनाए रखा जाता है, तो बुराई गायब हो जाएगी और उसके स्थान पर अच्छाई उत्पन्न होगी। यह सही प्रैक्टिस का परिणाम है। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। एक बार जब लोग कुछ हैप्पीनेस प्राप्त कर लेते हैं, तो वे लापरवाह हो जाते हैं और प्रैक्टिस में आगे नहीं बढ़ते हैं। वे हैप्पीनेस पर अटक जाते हैं। वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वे स्वर्ग की हैप्पीनेस पसंद करते हैं। यह आरामदायक है, लेकिन कोई वास्तविक समझ नहीं है। आपको डिल्यूडेड होने से बचने के लिए विचार करते रहना चाहिए। इस हैप्पीनेस के नुकसान पर बार बार विचार करें। यह क्षणिक है। यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। जल्द ही आप इससे अलग हो जाते हैं। यह कोई श्योर चीज नहीं है। एक बार हैप्पीनेस गायब हो जाती है, तो उसके स्थान पर दुख उत्पन्न होता है और आंसू फिर से आते हैं। यहां तक कि स्वर्गीय प्राणी भी अंत में रोते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें नुकसान पर विचार करना सिखाया कि हैप्पीनेस का एक असंतोषजनक पक्ष मौजूद है। आमतौर पर जब इस प्रकार की हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता है, तो इसकी कोई वास्तविक समझ नहीं होती है। जो शांति वास्तव में निश्चित और स्थायी है, वह इस भ्रामक हैप्पीनेस से ढक जाती है। यह हैप्पीनेस कोई निश्चित या स्थायी प्रकार की शांति नहीं है, बल्कि एक डिफाइलमेंट का फॉर्म है। एक रिफाइंड डिफाइलमेंट का फॉर्म है जिससे हम अटैच होते हैं। हर कोई खुश रहना पसंद करता है। किसी चीज के प्रति हमारी पसंद के कारण हैप्पीनेस उत्पन्न होती है। जैसे ही वह पसंद नापसंद में बदल जाती है, दुख उत्पन्न होता है। इसकी अनिश्चितता और सीमा को देखने के लिए हमें इस हैप्पीनेस पर विचार करना चाहिए। एक बार चीजें बदल जाती हैं, तो दुख उत्पन्न होता है। यह दुख भी अनिश्चित है। यह मत सोचिए कि यह निश्चित या पूर्ण है। इस प्रकार के चिंतन को आदिनव कथा कहा जाता है, जो वातानुकूलित दुनिया की अपर्याप्तता और सीमा पर चिंतन है। इसका अर्थ है हैप्पीनेस पर विचार करना बजाय इसे वैसे ही स्वीकार करने के। यह देखते हुए कि यह अनिश्चित है, आपको इससे तेजी से क्लिंग नहीं करना चाहिए। आपको इसे पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर इसे लेट गो कर देना चाहिए। हैप्पीनेस के लाभ और हानि दोनों को देखते हुए कुशलता से मेडिटेट करने के लिए आपको हैप्पीनेस के भीतर निहित नुकसानों को देखना होगा। इस तरह से विचार करें। जब हैप्पीनेस उत्पन्न हो, तो इस पर पूरी तरह से कॉन्टेम्पलेट करें जब तक कि नुकसान स्पष्ट न हो जाए। जब आप देखते हैं कि चीजें अपूर्ण हैं, जो दुख है, तो आपका दिल निखम्म कथा को समझने लगेगा, जो त्याग पर चिंतन है। माइंड उदासीन हो जाएगा और बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। उदासीनता फॉर्म्स के वास्तविक स्वरूप को देखने
स्वाद के वास्तविक स्वरूप को देखने, प्यार और नफरत के वास्तविक स्वरूप को देखने से आती है। उदासीनता से हमारा मतलब है कि अब चीजों से क्लिंग करने या अटैच होने की कोई इच्छा नहीं है। क्लिंगिंग से एक वापसी होती है, एक ऐसे बिंदु तक जहां आप आराम से रह सकते हैं, एक ऐसी संभव के साथ ऑब्जर्व करते हुए जो अटैचमेंट से मुक्त है। यह वह शांति है जो प्रैक्टिस से उत्पन्न होती है।